कार्तिक ने फिर अपनी बात दोहराई। मिस्टर माथुर, आप मुझसे कुछ जरूरी बात पूछना चाहते हैं, है ना? हेमंत बिना उसकी बात का जवाब दिए उसकी तरफ देखे जा रहा था और कार्तिक भी सोच में पड़ गया। कोई तो बात थी, कुछ तो कारण था कि कार्तिक को ये इंसान काफी जाना पहचाना सा लग रहा था। इसलिए उसने अपनी ऑरा का यूज कर अपने अंदर के मेमोरी सेंटर में जाने का सोचा। स्पेस आर्टिस्ट्स, खासकर महागुरु या कैप्टन्स, अपने मेमोरी सेंटर के अंदर जाकर अपनी यादों को देख सकते हैं और किसी भी इंसान की पूरी कुंडली निकाल सकते हैं। कार्तिक ने भी अपनी यादों को देखने का फैसला किया। उसने आंखें बंद की और अपनी डिमेंशनल रिंग पर एक उंगली रखी। उसकी आईब्राउज थोड़ी हिली और कुछ ही सेकंड्स में उसे सामने खड़े बुजुर्ग इंसान की पहचान मिल गई। वाकई में वो कोई आम शख्स नहीं था। वो रियलिटी में पुणे शहर या कहें कि महाराष्ट्र का नंबर 1 पावर हाउस चलाता था। हेमंत माथुर, माथुर फैमिली के मुखिया, मानव माथुर का पिता। और यही नहीं, अपने पिछले जीवन में जब वो एक आम इंसान था, तब कार्तिक इस व्यक्ति हेमंत को जानता था। पूरे पुणे शहर में इस बुजुर्ग व्यक्ति की बहुत तूती चलती थी और उसे एक पावरफुल बिजनेसमैन माना जाता था। कार्तिक ने सोचा भी नहीं था कि वो जिसे उस एक्सीडेंट से बचाने जा रहा था, वो इस इंसान की पोती निकलेगी, मिली माथुर, जिसमें हेमंत की जान बसती थी। मिस्टर माथुर, मुझे नहीं लगता कि आप कोई नॉर्मल इंसान हैं। हेमंत ने सिर हिलाया और कार्तिक के सामने अपनी हथेली खोलकर दिखाई और कार्तिक को अचानक हवा की एक अनक्लियर सी वेव दिखाई दी। हेमंत ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अपनी जन्मजात शक्ति में कुछ ताकत मिली है। कार्तिक ने अपने चेहरे को थोड़ा घुमाते हुए कहा, नॉट बैड, लेकिन आपकी एज और आपके ऑरा के अकॉर्डिंग आप अब तक इस स्टेज पर ही हैं। मुझे लगता है कि आपकी कल्टीवेशन नॉलेज और टैलेंट उतना खास नहीं है। हेमंत ने भौहें चढ़ा दी और हैरानी से कार्तिक को देखा। आखिरकार वो एक रिस्पेक्टेबल इंसान था। पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लोग उसकी इज्जत करते थे और उसके सामने कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचते थे। फिर भी यहाँ ये कार्तिक उसे क्रिटिसाइज किए जा रहा था। वैसे वो अभी भी कार्तिक के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता था, इसलिए हेमंत ने उससे किसी भी तरह उल्टी सीधी बात करने की हिम्मत नहीं की। यंग मैन, मैं सीधे सीधे पॉइंट पर आता हूं। तुम आखिर हो कौन? मैं भी तुम्हारे ऑरा और उसके प्रेशर का सामना नहीं कर सका और ये रोज में देखने वाली बात नहीं है। क्या तुम मुंबई की किसी नोबल फैमिली से हो? अगर हां तो प्लीज इस ट्रक एक्सीडेंट को भूल जाओ। भूल जाओ कि मेरी पोती की वजह से तुम्हें इस हालात से गुजरना पड़ा। मैं इसकी सारी जिम्मेदारी ले लूंगा। कार्तिक ने सिर हिलाया और कहा, मैं मुंबई के किसी नोबल फैमिली का वंशज नहीं हूं। एक्चुअली तो मैं भी पुणे शहर का ही रहने वाला हूं। यह सुनते ही हेमंत थोड़ा कांप उठा। पुणे शहर में ऐसा टैलेंट था और उसे पता ही नहीं चला, कभी दिखाई भी नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हेमंत माथुर के पावर के आगे कोई चीज या इंसान उससे छुपा रहे, ये हो नहीं सकता था। हां, मैं हेमंत माथुर के ऑफिस फिर से गई थी क्योंकि इस शहर में वो एक अकेले इंसान हैं जो कार्तिक को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। इस शहर में क्या पूरे देश में उनकी नजरों से कोई छुपा हो? ये हो नहीं सकता। माया ने अपने सामने खड़ी औरत से पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, अच्छा, अगर ऐसा ही है तो अब तक उन्होंने तेरी मदद क्यों नहीं की? 3 साल हो गए उस कार्तिक को गए और तुझे माथुर एम्पायर के चक्कर लगाते हुए। आज तक वो मिले भी नहीं तुझसे, तो तुझे क्यों लगता है कि वो तेरी मदद करेंगे? कंचन ने ताना मारते हुए कहा, वो इसलिए मां, क्योंकि आपका वो चहीता शशांक उनके कान भर रहा है। क्या मैं समझती नहीं? आप तो मेरी मदद करोगे नहीं, उल्टा आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे और कार्तिक को अलग करने में। अब जो बची कुची उम्मीद है, आप उस पर भी पानी फेरना चाहते हो। माया ने चिल्लाते हुए अपनी मां कंचन से कहा।
कंचन जानती थी कि माया उसकी बात नहीं सुनने वाली। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी जब माया के सर से कार्तिक का भूत नहीं उतरा तो उन्होंने शशांक बब्बर की मदद ली, जो पहले से ही माया को पसंद करता था और जिसकी जिंदगी में माया को फिट करके वो अपना स्टेटस और जायसवाल फैमिली के बिजनेस दोनों को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। कार्तिक के जाने के बाद उन्हें लगा था कि शायद माया थोड़े वक्त में ठीक हो जाएगी, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी माया के तन और मन में वही बसा है। मां हूं, तेरी दुश्मन नहीं, और शशांक बहुत अच्छा लड़का है, उस बेकार इंसान से कहीं बेहतर, और तुझे चाहता भी बहुत है। तेरी भलाई ही सोच रही थी, लेकिन तुझे नहीं सुनना है तो जा। नहीं बोलूंगी आज के बाद कुछ भी, जो तेरी मर्जी में आए वो कर, लेकिन याद रखना वो जा चुका है और अब कभी नहीं लौटेगा, समझ गई? और ये बोलते ही कंचन गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही माया से रहा नहीं गया और कार्तिक की फोटो उठाकर वो रोते हुए सोफे पर जा बैठी। कार्तिक की फोटो को चूमते हुए बोल पड़ी, क्यों हर कोई मुझे ये यकीन दिलाने में लगा है कि तुम नहीं लौटोगे, जबकि तुम मेरे रोम रोम में बसे हो कार्तिक। मिस्टर माथुर, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपके साथ एक डील करना चाहता हूं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? कार्तिक ने एक फीकी मुस्कान के साथ हेमंत से पूछा। हेमंत थोड़ा सीरियस हुआ और उसने गंभीरता से पूछा, कैसी डील? अचानक हेमंत को ऐसा लगा कि वो इस युवक को ठीक तरह से समझ ही नहीं पा रहा है। जितना उसे लगता था कि उसे लोगों की समझ है, परख है, वो आज कार्तिक से मिलने के बाद हर तरह से फेल हो रहा था। ना ही इसे देखकर अपने ऑरा से अपनी यादों में जाकर इसके बारे में कुछ पता लगा पा रहा था। कार्तिक ने पट्टियों से कसकर लपेटी हुई अपनी उंगलियों से हेमंत की ओर इशारा किया और कहा, मैं 3 दिनों के अंदर अंदर आप अभी स्पेस आर्ट की जिस स्टेज पर अटके हैं उसे पार करने में आपकी मदद कर सकता हूं। क्या? हेमंत चिल्लाया, जैसे उसे सदमा लगा हो। केवल 3 दिनों में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को तोड़ना, यह कैसे पॉसिबल है? पता नहीं कितने ही सालों से वो कोशिश करते आ रहा था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ ही नहीं देती थी। तो अब वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसे कार्तिक की बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि आपको मेरी बातों पर शक हो रहा है, लेकिन यकीन माने, मैं सच कह रहा हूं। कितना डेंजरस इंसान होगा ये, जो हेमंत को ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज क्रॉस करवाने की बातें इतनी आसानी से कर रहा है। जैसे ही हेमंत कुछ बोलने वाला था, कार्तिक ने उसे बोलने से रोका और कहा, मिस्टर माथुर, इस डील के अलावा मैं आपकी दिमागी बीमारी को भी सॉल्व कर सकता हूं। हेमंत ने चौंकते हुए पूछा, कौन सी दिमागी बीमारी? कार्तिक ने हेमंत की तरफ अब शांत तरह से लेकिन एटीट्यूड में देखा और धीरे से अपने हाथों को उसके सामने फैला लिया। उसका घमंडी रवैया हेमंत के लिए भी काफी चौंकाने वाला था, लेकिन उसकी परवाह किए बिना कार्तिक ने कहा, आपकी पोती बहुत बीमार है और मैं एक डॉक्टर हूं, मैं उसे बचा सकता हूं। क्या कहा तुमने? तुम मिली की बीमारी को ठीक कर सकते हो? हेमंत अचानक उत्साह से चिल्लाया। उसकी पोती मिली अपने जन्म से ही एक अजीब बीमारी से पीड़ित थी। हर महीने जब उसकी बॉडी की वाइटल एनर्जी एकदम कम हो जाती तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफी हद तक गिर जाता था और वो ठंड से कांपने लगती थी। इस अजीब बीमारी के कारण उसे कितनी ही बार परेशान होना पड़ता था। माथुर फैमिली ने कई डॉक्टरों को बुलाया और मिली का चेकअप कराया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका। यहां तक कि अमेरिका और यूके के डॉक्टर्स भी बेबस थे। उनके पास भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं निकल पाया। हद तो तब हो गई जब मिली का इलाज करने आए कई लोगों ने उसका इलाज ना कर पाने के कारण उसकी डेथ का टाइम ही फाइनल कर दिया था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वो 10 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी पाएगी और इस साल वो 10 साल की होने वाली थी, जिसका मतलब था कि वो इस दुनिया में अपनी जिंदगी का आखिरी साल बिता रही थी। उन सभी कोशिशों के बाद माथुर फैमिली ने हार मान ली थी, लेकिन आज यहां कार्तिक की बात सुनकर हेमंत को लगा मानो डेफिनेटली
वो कोई मसीहा है जो सीधा स्वर्ग से उसकी पोती मिली को बचाने के लिए उतरा है। क्या तुम सच कह रहे हो? हेमंत ने पूछा और कार्तिक ने पॉजिटिव तरीके से अपना सिर हिलाया। अभी जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था तो सबसे पहले मेरा ध्यान उसकी इस बीमारी पर गया। इसे एक्सट्रीम कोल्ड कहा जाता है। जब भी हमारी बॉडीज की वाइटल एनर्जीज एकदम लो लेवल पर होती हैं तो ये कोल्ड एनर्जीज को बढ़ाना शुरू कर देती हैं। कार्तिक की बातें सुनकर हेमंत ने उसे हैरत से देखा। अब तक एक बात तो साफ थी कि हेमंत को कार्तिक की कैपेबिलिटीज और उसकी पावर्स पर विश्वास होने लगा था। आखिरकार उसने बस मिली का हाथ हल्के से थोड़ी देर के लिए ही पकड़ा था और उस टच से ही उसने वो सब पता लगा लिया जो कई बड़े बड़े डॉक्टर्स डायग्नोस तक नहीं कर पा रहे थे। अब तो हेमंत को यकीन हो चला था कि जो भी हो उसके सामने जो है वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। और इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? हेमंत ने समय ना बर्बाद करते हुए सीधे ही पूछ लिया। कार्तिक ने हेमंत की डायरेक्ट अप्रोच के लिए उसकी तारीफ की और कहा, क्या आपको ये डर नहीं लगा कि शायद मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं? हेमंत ने ये सुना और अलग ढंग से मुस्कुराया। यंग मैन, हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन शायद तुम भी ये नहीं जानते कि मेरी छोटी पोती के स्वास्थ्य के लिए हमारी पूरी फैमिली किस हद तक परेशान है। लेकिन कार्तिक ने हेमंत के चेहरे पर आई उस कड़वी और उदास सी स्माइल को देखा। इस तरह का नजारा उसने पहले भी कई बार देखा था। पिछले जन्म में जब वो इस दुनिया में यहाँ अर्थ पर डॉक्टर था तो उसने कई मौतें देखी थी। आखिर वो भी इंसान था, वो सभी को नहीं बचा सका। हाँ, लेकिन जब वो सर्वोच्च अमर सम्राट मतलब कैप्टन बना तो उसे आकाश और पृथ्वी को पार करने की शक्ति मिली। हजारों दुनियाओं को पार करने के बाद उसने उस दुनिया की हर तरह की बीमारी को ठीक करने का आर्ट भी सीखा, जिसके बारे में यहाँ के डॉक्टर्स सोच भी नहीं पाते। तो क्या तुम सच कह रहे हो? मिली ठीक हो सकती है? हेमंत ने चिंतित होकर कहा। एक्चुअली उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कार्तिक सच कह रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसके पास कोई और ऑप्शन था। अपनी पोती की हेल्थ और लाइफ के लिए उसका ओनली ऑप्शन उस पर विश्वास करना ही था। चिंता मत कीजिए, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी पावर्स और ऑरा का यूज करके आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज स्पेशलिस्ट बनने और आपकी पोती को ठीक करने में आपकी पूरी मदद करने के लिए सब कुछ करूंगा। भले ही उसने ये सब कहा, लेकिन कार्तिक को अभी भी हेमंत की आंखों में डाउट दिख रहा है। कार्तिक ने अपनी हथेली को पलटने से पहले एक सेकंड के लिए अपनी उंगली पर डायमेंशनल रिंग को ढूंढा और अचानक हवा में से उसकी हथेली में एक पतली और बहुत छोटी सी शीशी दिखाई दी जिसमें एक लिक्विड था। हेमंत कार्तिक के इस जादू और उसकी पावर्स को देखकर हैरान रह गया। ये लिक्विड आज रात वाइटल एनर्जीज के इफेक्ट को स्टेबलाइज कर देगा, और अगर आप चाहते हैं कि मिली पूरी तरह से ठीक हो जाए तो आपको कुछ और चीजों की भी जरूरत होगी। मैं आपको कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंट्स के नाम लिख कर दूंगा, आप किसी को वो सब कलेक्ट करने भेज दीजिएगा। उनसे आपकी पोती पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हेमंत सोच में पड़ गया और कार्तिक ने सोचा, माया तैयार रहना, अब मुझे ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता, मैं आ रहा हूं। माया ने एक ड्रॉर खोला और उसमें से एक तावीज निकाला। उसे देखकर उसे गुरु माँ की बात याद आ गई, जिनसे वो 2 साल पहले मिली थी। जब भी अपनी परेशानियों का हल ढूंढना हो तो मेरे आश्रम आकर ये तावीज दिखा देना। जो भी ढूंढ रही है वो मैं तुझे दिलाकर रहूंगी। माया ने उस तावीज को कसकर पकड़ा और खुद में बुदबुदाई, अब मुझे तुम्हें ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता कार्तिक, मैं आ रही हूं। क्या हेमंत कार्तिक की डील एक्सेप्ट करेगा? और इस डील से कार्तिक माया को कैसे ढूंढ निकालेगा? क्या माया गुरु माँ के पास जाएगी? क्या गुरु माँ और हेमंत की वजह से फिर से एक हो जाएंगे कार्तिक और माया?